सर्द रात की सच्ची घटना। इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लोग रजाई ओढ़कर अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। हवा ऐसी चल रही थी मानो हड्डियों के आर पार चुभ रही हो। धुंध लगातार गहराती जा रही थी और रात का सन्नाटा मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रात खुद कोई डरावनी दास्तान सुनाने वाली हो। उस रात रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर हम 3-4 गांव वाले चौपाल पर जमा थे। बरसों से यही हमारी आदत रही है। थोड़ी गपशप, थोड़ी हंसी और दिन भर की थकान उतर जाती है। भाई, इस साल की ठंड तो हद कर रही है। महेश बोला। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। मुझे तो केशव की कल रात वाली बात परेशान कर रही है। मैंने कहा, क्या बात? सलमान ने पूछा। धीमी आवाज में महेश बोला। केशव ने बताया कि कल रात नदी के किनारे एक औरत की परछाई घूम रही थी, बिल्कुल अकेली। उसे देखकर तो वो बेहोश होते होते बचा। हवा और तेज हो गई। आग की लपटें भी कांपने लगीं। लेकिन आज रघुनाथ काका देर कर रहे हैं। गोलू बोला। काका के बिना तो चौपाल सूनी लगती है। तभी धुंध के भीतर से एक आकृति उभरती दिखी। धीरे धीरे पास आई तो पहचान में आया। रघुनाथ काका। काका बिना कुछ बोले आग के पास आकर बैठ गए। काका, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है। जब मैं 27 साल का था तब ये सब मेरे साथ हुआ था। अगर इसे अकेले सुन लोगे ना तो रूह तक कांप जाएगी। सब सन्न रह गए। रघुनाथ काका की कहानी। उस रात मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत से लौट रहा था। लगातार बारिश हो रही थी, कभी थमती, कभी अचानक जोर से बरसने लगती। रास्ते में एक सुनसान चाय की दुकान दिखी। मैं अंदर बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह बोली, बेटा, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देगा क्या? रास्ता सुनसान है। मैंने पूछा, अम्मा आप कहाँ जाएंगी? पुरानी हवेली के पास। तभी तो रघुनाथ काका सोच में पड़ गए। उनकी आंखों के सामने वही पुरानी भूतिया हवेली घूमने लगी, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि दिन में वह हवेली बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उसकी टूटी खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के हंसने या रोने की धीमी सी गूंज। रघुनाथ काका ने हल्की सी ठंडी सांस ली। उनके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। उन्होंने सोचा, अगर हवेली सच में भूतों से भरी हुई हुई तो आज तक कोई वहाँ से सही सलामत क्यों नहीं लौटा? क्या हुआ बेटा? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अम्मा, उसने कहा। उसने मुझे जंगल वाला छोटा रास्ता बताया। मैं चाय पीकर उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अंधेरा गहराता गया। पेड़ों की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थीं। जानवरों की आवाजें दूर से आकर पास लगने लगीं। उसके कदमों की आहट बहुत ही अजीब थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। अचानक वह बोली, बस 2 कदम और बेटा, मेरा घर आ गया। और सच में जंगल के बीच एक पुराना घर खड़ा था। मैं हैरान था, इतने सुनसान जंगल में यह औरत अकेली कैसे रहती है। तभी बिजली कड़की और किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पूछा, अम्मा यहाँ और भी कोई है? वह बोली, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तभी मेरी आंखों के सामने से एक झुका हुआ काला साया सरकता हुआ गुजरा और उसी पल तेज बिजली चमकी। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बदल गया, आंखें लाल, शरीर जगह जगह से कटा हुआ। मैं डर के मारे जान बचाकर भागा। बारिश में गिरता पड़ता भागता रहा जब तक एक गांव नहीं दिख गया। गांव वालों ने बताया, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो रोज शाम को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती थी। एक दिन तेज आंधी आई और अचानक
वो पुराना पेड़ टूटकर गिर पड़ा। उसी हादसे में बूढ़ी औरत की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरते हुए ठंडी हवा चलने लगती है और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत की परछाई देखी जो उसी पेड़ के पास खड़ी रहती है। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है, क्योंकि वो उस जगह से बहुत जुड़ी हुई थी। तभी से कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। उस रात मैं वहीं रुक गया। सुबह होते ही घर लौट आया। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा। कहानी खत्म होते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। महेश बोला, काका, ऐसा लग रहा है सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। काका ने आखिरी बात कही, याद रखना बेटा, सुनसान रास्तों में मिलने वाले हर इंसान पर भरोसा मत करना, क्योंकि वहाँ कौन इंसान है और कौन नहीं, ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है।